Hello students. So as we were discuss about the chemical kinetics और chemical kinetics में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अब जो सेकंड पोर्शन हम इसका शुरू करने वाले हैं उसके अंदर हमने कंसंट्रेशन और प्रेशर के बाद अब जो हमने बात करनी है वो इसके टेम्परेचर डिपेंडेंस की करनी है। कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि क्वालिटेटिवली यदि टेम्परेचर राइज होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दैट वाज द क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हमने बात करनी है क्वांटिटेटिवली कि यदि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो क्वांटिटी यानी कि कितना बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। कि टेम्परेचर के बढ़ने से कितने टेम्परेचर के बढ़ने से कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। जब हम उसके अमाउंट की यानी कि उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझेंगे। सो लेट अस डिस्कस द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द टेम्परेचर। कि यदि हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो एक रिएक्शन के अंदर उसे क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले उस इफेक्ट्स को देखते हैं और फिर उसकी कैलकुलेशन को भी देखेंगे कि वो हम कैसे क्वांटिटेटिवली कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये मेरे पास एक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसका डीकंपोजिशन है, इसके बारे में पहले भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। अब जब इसका डीकंपोजिशन हो रहा है तो हमने यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर उसकी वैल्यू को कंसीडर किया, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर किया। इसके जितने भी वैल्यू आप लें, यानी कि हमने से 1 मोल इसको कंसीडर कर लिया तो उसकी हाफ वैल्यू होने में यानी कि उसको हाफ मोल होने में यदि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करते हैं सो ओनली 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। सिर्फ 12 मिनट में वो अपनी वैल्यू से हाफ हो जाएगा यदि टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेल्सियस रख दिया। यदि टेम्परेचर को हाफ कर दिया सो यहां पर वही 12 मिनट वाली रिएक्शन 5 घंटे में हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। और मोर ओवर यदि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, यही प्रोसेस यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर हम करें तो वो जो 12 मिनट या 5 घंटे में रिएक्शन हो रही थी वो हाफ अपनी वैल्यू पर कब आएगा, 10 दिनों में। इट विल टेक 10 डेज। सो आप देखिए कि कैसे जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, यदि हम यहां से ग्राफ देखें सो 0 डिग्री पर 10 डेज था और जैसे इसको 25 किया तो इट विल 5 आवर्स। दिनों की रिएक्शन घंटों में होने लगी और टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ा दिया तो आज की रिएक्शन मिनट्स में होने लगी, ठीक है। सो हमने यहां से ये चीज तो कंक्लूड कर लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। बट नाउ अब हमें ये चीज देखनी है कि कितना बढ़ता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस, ओके। सो आगे बढ़ने से पहले हमें एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि हर 10 डिग्री के राइज होने पर, टेम्परेचर के हर 10 डिग्री के राइज होने पर जो रेट कांस्टेंट था वो अपनी वैल्यू से डबल हो रहा था। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर की, से टेम्परेचर इज T, प्रीवियस टेम्परेचर T है और इस दौरान जो रेट कांस्टेंट है वो K है। दिस इज द रेट कांस्टेंट। किस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K है? T टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K है। तो यदि हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा देते हैं यानी कि T+10 कर देते हैं सो अब जो टेम्परेचर होगा वो होगा T+10 डिग्री सेल्सियस। अब जो रेट कांस्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, अपनी वैल्यू से डबल हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब बात यह है कि हम शुरू में जब इस टॉपिक की शुरुआत की थी तो हम देख रहे थे कि टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, हम रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे। बट यहां इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर हमने जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन देखी उसके अंदर हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि
टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इफेक्ट हो रहा है? रेट कांस्टेंट इफेक्ट हो रहा है, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है. सो इट मींस देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन. रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में भी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है. तो वो तो हम पढ़ते ही आए हैं. सो हम उस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि वो कनेक्शन क्या है. सो देखिए, हमें पता है कि यदि रेट की बात करें, सो रेट एक्चुअली किसके इक्वल होता है? k इंटू से a रेज टू द पावर सम पावर से x एंड b रेज टू द सम पावर y. अगर ये इस तरीके की अपन ने जनरल रिएक्शन को कंसीडर किया है, तो यदि हम इन वैल्यूज को हटा दें, इन वैल्यूज को हटाने से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? रेट. तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है? k के इक्वल आ रहा है. अब यहां पे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है टेम्परेचर का, वो यहां नजर आ रहा है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इंक्रीज हो रहा है? दैट इज द रेट कांस्टेंट. ये क्या इंक्रीज हो रहा है? रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है. मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा नीचे की तरफ करके दिखा रहा हूं. सो क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है. दैट इज दी 2k. डबल हो रहा है अपनी वैल्यू से. दैट इज 2k हो रहा है. अब यहां पर रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट कांस्टेंट के. तो जब ये डबल हो रहा है तो ये भी तो बढ़ेगा. ये नहीं है कि ये अपने डबल रेट से बढ़ रहा है, ये चीज याद रखिएगा. ये यदि 2k हो गया तो दैट डजंट मीन कि रेट भी आपका 2 हो जाएगा. ये नहीं है, ऐसा नहीं है. इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा जरूर, पर कितना बढ़ेगा ये हम इस चीज से नहीं बता सकते हैं. ठीक है. तो दैट इज फॉर श्योर कि यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है टेम्परेचर का, पर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. वो हमें किससे पता चला? टेम्परेचर कोफिशिएंट से. तो हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू को भी बहुत अच्छे से समझ ली. फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद ए राइज ऑफ 10 डिग्री इन टेम्परेचर, द rate constant will become nearly double. So that is the definition of टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो बहुत बार पूछी गई है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है. सो हमने यहां पर डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप देखा कि टेम्परेचर के राइज होने से टेम्परेचर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है. रेट कांस्टेंट से हमने यहां पर रिलेशनशिप निकाला, दैट इज कांस्टेंट का रेट से. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं वो एक्सप्रेशन कि जिससे हमें क्वांटिटेटिवली ये पता लगेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली इंक्रीज होता है. सो हम डायरेक्टली उस टेम्परेचर के एक्सप्रेशन की बात करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कितना चेंज आएगा बाय इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर. सो ये हमारा एक्सप्रेशन है. दिस एक्सप्रेशन इज k, that is the rate constant, is equal to the a, that is a constant. ये Arrhenius constant है. हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या है. E is the exponential. ये mathematical operator है, that is exponential raised to the power minus EA upon RT. ठीक है. यहाँ पर minus EA जो है that will be the activation energy है. That is the activation energy. हम इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे. दैट इज R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है ऐसे यूनिट के अंदर. और T इज द नथिंग बट T इज द टेम्परेचर. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर और जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप आया है. ठीक है. तो यहाँ से जिस वैल्यू से हमने कैलकुलेट करके ये चीज निकाली है कि ये नियरली डबल होता है यदि टेम्परेचर 10 डिग्री राइज होता है. तो यहाँ से वो वैल्यूज हमें मिली है. सो दीज आर द 3 वैल्यूज. तो जो A है, A विल बी कंसीडर एज दी, दैट इज कॉल्ड दी Arrhenius फैक्टर. दैट इज कॉल्ड दी Arrhenius फैक्टर. और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर. और इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं. तो दैट इज E क्या है? एक्सपोनेंशियल है, तो उससे पहले आ रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. सो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो हम इसे किसी भी 3 नाम से बुला सकते हैं. तो कई बार पूछ लिया जाता है कि A क्या डिनोट करता है. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि A फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी है, Arrhenius फैक्टर भी है. A से Arrhenius को पता लगाना कोई खास मुश्किल नहीं है. सो इट वाज गिवन बाय Arrhenius, सो दैट्स व्हाई इट इज Arrhenius फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर. एंड द एट लास्ट दैट इज कॉल्ड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. तो आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं. ठीक है. डन.
सो अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये एक्सप्रेशन को डायरेक्टली यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो हमें इसे और थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा ताकि हम इसको रिएक्शन के अंदर इजीली यूज कर पाए। तो इसको हम थोड़ा सा इस पर कुछ ऑपरेशन करते हैं ताकि इस हमारे पास एक इजी रिलेशनशिप आ जाए जिसे हम एक्चुअली यूज कर सकें। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो हम नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, सो हम एक बार इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, a e रेज टू द पावर ea अपॉन rt। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। सो दोनों तरफ लॉग लेने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। सो हमने लॉग का एक एक्सप्रेशन पढ़ा है, दैट इज लॉग m इंटू n किसके इक्वल होता है, लॉग m प्लस लॉग n के। सो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, सो वी विल यूज इट, दैट इज ln इज द नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग की बात ये होती है कि नेचुरल लॉग का जो बेस है वो e होता है, दैट इज सेम एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो जब हम यहाँ यूज करेंगे तो ये कट जाएगा, सो बेसिकली हमने उसी का इस्तेमाल करना है, तो दैट इज द ln k, यहाँ वो ऑपरेट लगा देते हैं, दैट इज ln a प्लस ln e रेज टू द पावर ea अपॉन rt। तो ये आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से बेस e से ln कट जाता है, अभी अभी बताया मैंने आपको, सो दैट विल बिकम ln k इक्वल टू, इसको आगे लेते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये माइनस ई ए अपॉन आर टी क्योंकि कट चुका है, दैट इज प्लस ln a, ठीक है। ln मीन्स नेचुरल लॉग, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारा एक एक्सप्रेशन आ चुका है, देखिए दो ही वेरिएबल टर्म्स है, टेम्परेचर के चेंज होने से रेट कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। सो हम इसके दो एक्सप्रेशन लेंगे। सो फॉर फर्स्ट हमने क्या लेना है, टेम्परेचर T1 इज द, so first temperature, so after rising the temperature become T2, that is the second, यानी कि raised temperature है, ठीक है। when temperature T1 था तो K1, the value of rate constant will be K1, और जब second हुआ तो that will be K2। तो ये याद रखना है, ये हम अभी टर्म यूज करेंगे यहाँ पे। so for T1, that is for T1 हम क्या यूज कर रहे हैं, so for first that is ln K1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T1 प्लस ln A, ये हुई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। और फॉर 2 जब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, सो दैट विल बिकम ln K2 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस ln A। तो मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन आ गए, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन विद अस। दोनों की दोनों इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, T1 के दो, ये हमारे पास मेन एक्सप्रेशन आ गया। इस मेन एक्सप्रेशन के अंदर हमने दो चीजें ली हैं जो चेंज हो रही हैं, दैट इज टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। सो जब T1 था तो K1 कर दिया, जब T2 था तो K2 कर दिया। तो यहाँ पर विद 2 माइनस 1, सो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बिकम ln 2 से 2 है ये, तो K2 माइनस ln K1। तो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया, इक्वल टू, ये वाला स्पेस यूज करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पर देखिए जो चीज कॉमन है वो ले लेते हैं हमारे पास। सो माइनस ई ए अपॉन आर, ये चीज कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट है, तो माइनस में वो हमने कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। सो अगर ये हमने माइनस में लिया है, सो दिस माइनस दिस हो रहा है, सो दैट विल बिकम प्लस एंड दैट विल बिकम माइनस। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाय T2, ये आ जाएगा, ठीक है। और ln से ln हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला हम ये कैंसिल हो जाएगा, RNA से RNS वाला कैंसिल हो जाएगा। सो हमें पता है कि ln m माइनस n क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ln n इक्वल टू ln m बाय n होता है। तो ये वाला ऑपरेट यहाँ पर जब हम लगाएंगे, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ln K2 बाय K1 इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर, दैट इज 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सो दैट विल बी दिस।
अब बस हो गया। बस ln की जगह हम जब log अप्लाई करेंगे सो log विल बी, तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है, दैट इज ln इक्वल टू 2.303 log। तो हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो उधर जाकर मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर 2.303 आएगा तो उधर नीचे आ जाएगा, दैट इज द K2 अपॉन K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, दैट इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाय T2। सो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया इसका। सो उसी एक्सप्रेशन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, दैट इज log K2 बाय K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है, अब इस फाइनल एक्सप्रेशन को यहाँ लिखते हैं, फिर उसको अच्छे से समझते हैं कि क्या है। So this is our final expression. Final expression है log that is K2 by K1 equal to minus EA upon 2.303 R that is 1 by T1 minus 1 by T2। तो ये आ जाएगा। आगे चाहे आप इसको LCM लेकर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक भी ठीक है, आपका यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए कि क्या है, इसका मतलब क्या है, when temperature will become T1 to T2, जब टेम्परेचर T1 से T2 होगा तब रेट कांस्टेंट K1 से कितना हो जाएगा, K2 हो जाएगा। ये इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है। कहां से बना, यहां से बना, यहां से हम कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, क्योंकि ये डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, हम इस एक्सप्रेशन का डायरेक्टली यूज करेंगे हमारी जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर?